एक लड़की पर सालों से जुल्म हो रहा था। भानु प्रताप का डर पूरे गांव में फैला हुआ था। फिर एक आईपीएस ऑफिसर ने जो किया, इंसानियत भी रो पड़ी। ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से जिले फरीदाबाद की, जहां बसा था एक छोटा सा गांव। बारिश की हल्की हल्की बूंदें आसमान से गिर रही थीं। काले बादल पूरे आसमान पर छाए हुए थे और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू तैर रही थी। गांव की कच्ची गलियों में पानी जमा हो चुका था और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। उस छोटे से गांव के किनारे एक पुराना और टूटा हुआ घर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर वक्त की मार साफ दिखाई देती थी। उस घर में एक माँ और उसकी बेटी रहती थीं। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन संघर्ष से भरा हुआ था। कभी खाने की चिंता, कभी काम की तलाश, तो कभी गांव वालों की बातें। लोग अक्सर धीरे से कहते थे, बेचारी, इनका तो कोई सहारा भी नहीं है। लेकिन गांव के लोगों को एक सच नहीं पता था। इस घर की कहानी कभी इतनी अधूरी नहीं थी। कभी इसी घर में 3 लोग रहते थे। एक माँ, एक छोटी बेटी और एक बेटा। वो बेटा जो अपनी माँ को हर दिन मेहनत करते देखता था। वो देखता था कि कैसे उसकी माँ सुबह से शाम तक काम करती है, फिर भी घर में कई बार चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता था। उसकी छोटी बहन अभी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वो भी समझने लगी थी कि उनकी जिंदगी बाकी बच्चों जैसी नहीं है। एक दिन उस लड़के ने अपनी माँ को चुपचाप रोते हुए देखा। शायद कर्ज की चिंता थी, शायद भविष्य का डर। लेकिन उस दिन उस छोटे से लड़के के दिल में कुछ बदल गया। उसने उसी रात एक फैसला किया। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव सो रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उस छोटे से घर के अंदर उसकी माँ और बहन गहरी नींद में थीं। लड़का धीरे से उठा। उसने अपनी माँ को देखा, फिर अपनी बहन को। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा हौसला भी था। उसने मन ही मन एक वादा किया, माँ, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा, इतना मजबूत बनकर कि आपको कभी किसी के सामने झुकना न पड़े। और फिर वो चुपचाप उस घर से निकल गया। अगली सुबह जब माँ की आंख खुली तो उसका बेटा घर में नहीं था। पहले तो उसे लगा शायद बाहर खेल रहा होगा, लेकिन जब पूरा दिन गुजर गया और वो वापस नहीं आया, तो माँ का दिल घबराने लगा। गांव में हर जगह उसे ढूंढा गया, गलियों में, खेतों में, बस स्टैंड पर, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। धीरे धीरे गांव वालों ने मान लिया कि वो लड़का शायद अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन माँ का दिल आज भी यही कहता था कि उसका बेटा कहीं ना कहीं जिंदा है। साल गुजरते गए। अब उस घर में सिर्फ माँ और बेटी ही रह गई थीं। जिंदगी पहले से भी ज्यादा कठिन हो गई थी। गांव के कुछ लोग मदद करते थे, लेकिन कुछ लोग ताने भी देते थे। और इसी बीच गांव में एक नया खतरा खड़ा हो गया था। एक ऐसा आदमी जो गांव के गरीब लोगों को दबाने लगा था। उसकी नज़र अब उस छोटे से घर पर भी पड़ चुकी थी। माँ और बेटी की परेशानियां अब पहले से भी ज्यादा बढ़ने वाली थीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दुनिया के किसी कोने में वही लड़का जो सालों पहले इस गांव से गया था, हर दिन मेहनत कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, खुद को मजबूत बना रहा था। और अब किस्मत धीरे धीरे उसे उसी गांव की तरफ वापस ला रही थी। वो दिन दूर नहीं था जब पूरे गांव को पता चलने वाला था कि जिस लड़के को सबने खो दिया समझ लिया था, वो सिर्फ लौटा ही नहीं था, बल्कि अब वो इतना ताकतवर बन चुका था कि पूरी कहानी बदलने वाला था। उस छोटे से गांव के किनारे बना वो पुराना घर बाहर से भले ही टूटा हुआ दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा परिवार रहता था जिसकी कहानी संघर्ष, प्यार और उम्मीद से भरी हुई थी। इस घर में रहती थीं सीता, जो इस परिवार की माँ थीं। उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी, लेकिन जिंदगी की कठिनाइयों ने उनके चेहरे पर समय से पहले ही थकान की लकीरें खींच दी थीं। फिर भी उनकी आंखों में एक अजीब सा साहस था, ऐसा साहस जो हर मुश्किल के बाद भी हार मानना नहीं जानता। सीता सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती थीं। सबसे पहले घर के छोटे छोटे काम करतीं, फिर गांव के खेतों में मजदूरी करने चली जातीं। कभी किसी के खेत में काम, कभी किसी के घर में सफाई, तो कभी किसी के पशुओं की देखभाल। जो काम मिल जाता वही कर लेती। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने बच्चों को किसी तरह बेहतर जिंदगी देना। सीता की एक बेटी थी, राधा। राधा लगभग 18 साल की थी। वो अपनी माँ की तरह ही सीधी साधी और मेहनती थी। बचपन से ही उसने अपनी माँ को संघर्ष करते देखा था।
इसलिए वो भी छोटी उम्र से ही जिम्मेदार बन गई थी। राधा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो ज्यादा पढ़ाई कर सके। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो घर के कामों में अपनी माँ की मदद करती, कभी गांव की औरतों के कपड़े सिल देती, तो कभी बच्चों को पढ़ा देती। राधा का सपना था कि एक दिन उसकी माँ को इतना आराम मिले कि उन्हें फिर कभी दूसरों के घर काम करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इस परिवार की कहानी में एक और किरदार था, सीता का बेटा। उसका नाम था अर्जुन। 20 वर्षीय अर्जुन इस घर का सबसे बड़ा सहारा था। बचपन से ही वो अपनी माँ के संघर्ष को समझने लगा था। जब भी वो अपनी माँ को थका हुआ देखता, उसका दिल भर आता था। अर्जुन अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। वो अक्सर उससे कहता था, राधा, एक दिन हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी, बस थोड़ा इंतजार करना। अर्जुन पढ़ाई में भी बहुत तेज था। गांव के मास्टर जी अक्सर कहते थे कि अगर उसे सही मौका मिले तो वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन गरीबी अक्सर सपनों से बड़ी हो जाती है। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कई बार ऐसा भी होता था कि घर में खाना कम पड़ जाता था। सीता कोशिश करती थी कि उनके बच्चे भूखे न सोएं, लेकिन हर दिन ये आसान नहीं होता था। फिर भी इस छोटे से घर में एक चीज कभी कम नहीं हुई, आपस का प्यार और विश्वास। तीनों एक दूसरे का सहारा थे। मुश्किलें थीं, लेकिन उम्मीद भी थी। उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले समय में उनकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो सब कुछ बदल देगा। और उसी बदलाव की शुरुआत होने वाली थी उस दिन से, जब इस घर का सबसे बड़ा सहारा अचानक इस घर से दूर चला जाएगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस छोटे से घर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। हर दिन कोई न कोई नई चिंता सामने आ जाती थी। कभी काम नहीं मिलता, कभी उधार बढ़ जाता, तो कभी गांव के कुछ लोग ताने मारते थे। राधा अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। वो अक्सर शाम को घर के बाहर बैठकर दूर आसमान को देखती रहती। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ लोग बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे उस सीता के घर का क्या होगा, न पैसा न सहारा, ऐसे लोग तो जिंदगी भर इसी हाल में रहते हैं। अर्जुन वहीं पास खड़ा था। उसने ये बात सुन ली। उस दिन पहली बार उसके दिल में गुस्से और दर्द का मिला जुला एहसास पैदा हुआ। उसे लगा जैसे दुनिया उसकी माँ की मेहनत और इज्जत को समझ ही नहीं रही। उस रात घर में सब सामान्य था, लेकिन अर्जुन के मन में तूफान चल रहा था। सीता दिन भर के काम से थककर जल्दी सो गई थी। राधा भी अपनी माँ के पास ही लेटी हुई थी। घर के बाहर हल्की हवा चल रही थी और आसमान में बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। अर्जुन चुपचाप उठा और बाहर आकर बैठ गया। उसने पूरे घर को ध्यान से देखा। टूटी हुई दीवारें, पुराना दरवाजा, आंगन का छोटा सा कोना, ये सब उसकी यादों का हिस्सा था। लेकिन उसी समय उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैं इसी तरह अपनी माँ को पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए देखता रहूंगा? उसके अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी कि अगर उसे अपनी माँ और बहन की जिंदगी बदलनी है तो उसे कुछ बड़ा करना होगा। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने एक फैसला किया। वो जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। उसे ये भी पता था कि अगर वो चला गया तो उसकी माँ और बहन बहुत परेशान होंगी। लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, अगर आज मैं कुछ नहीं कर पाया तो शायद पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन धीरे धीरे घर के अंदर गया। उसकी माँ गहरी नींद में थी। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से अपनी माँ के पैरों को छुआ। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन कहा, माँ, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन एक दिन जरूर वापस आऊंगा। उस दिन आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। फिर उसने अपनी बहन राधा को देखा, जो मासूमियत से सो रही थी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और बिना किसी को जगाए उस घर से बाहर निकल गया। गांव की गलियां सुनसान थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान में बादल थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन ने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। वो जानता था कि ये कदम उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। और फिर वो अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ गया। उस रात कोई नहीं जानता था कि ये छोटा सा फैसला एक दिन पूरे गांव की कहानी बदल देगा। अर्जुन के जाने के बाद उस घर की जिंदगी जैसे अचानक बदल गई थी।
पहले जहां घर में 3 लोगों की आवाजें गूंजती थीं, अब वहां एक अजीब सी खामोशी रहने लगी थी। सुबह जब सीता की आंख खुली और उन्होंने अर्जुन को घर में नहीं देखा, तो पहले उन्हें लगा कि शायद वो बाहर गया होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। पूरा दिन गुजर गया, फिर भी अर्जुन घर नहीं लौटा। सीता ने गांव की गलियों में उसे ढूंढा, खेतों के रास्तों पर गईं, बस अड्डे तक भी पहुंची। कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा था। उस दिन के बाद जैसे सीता की जिंदगी का एक हिस्सा खाली हो गया। राधा भी पहले अपने भाई के साथ बहुत समय बिताती थी। अब वो अक्सर घर के बाहर खड़ी होकर उसी रास्ते को देखती रहती, जिस रास्ते से कभी अर्जुन घर लौटता था। दिन बीतते गए, धीरे धीरे गांव वालों की बातें भी बदलने लगी। कुछ लोग सहानुभूति जताते थे, तो कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाते थे कि शायद वो लड़का अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन एक माँ का दिल इतनी आसानी से हार नहीं मानता। सीता को हमेशा लगता था कि उनका बेटा कहीं न कहीं जिंदा है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। गांव की गलियों में मौसम बदलते रहे, कभी गर्मी की तेज धूप, कभी बारिश की बूंदें, तो कभी ठंडी सर्द रातें। लेकिन उस छोटे से घर की जिंदगी लगभग वैसी ही बनी रही। राधा अब पहले से बड़ी हो चुकी थी। बचपन की मासूमियत धीरे धीरे जिम्मेदारी में बदल रही थी। वो अपनी माँ का ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। कई बार जब सीता थककर घर लौटती, तो राधा ही उन्हें पानी देती, खाना बनाती और घर के छोटे मोटे काम संभाल लेती। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कभी नहीं बदली, अर्जुन की याद। घर के कोने में उसके कुछ पुरानी किताबें अभी भी रखी हुई थीं। कभी कभी सीता उन्हें उठाकर देखती और चुपचाप बैठ जाती। उन्हें याद आता कि अर्जुन पढ़ाई में कितना अच्छा था और कैसे वो हमेशा बड़े सपने देखा करता था। साल धीरे धीरे गुजरते गए। गांव के लोग अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। कुछ नए घर बने, कुछ लोग शहर चले गए और कुछ नई पीढ़ियां भी बड़ी होने लगीं। लेकिन उस छोटे से घर के अंदर समय जैसे थोड़ा धीमा ही चल रहा था। सीता के बालों में अब हल्की सफेदी आने लगी थी। उनके चेहरे पर उम्र और संघर्ष दोनों की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थीं। राधा भी अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुकी थी। कभी कभी शाम के समय जब दोनों घर के बाहर बैठतीं, तो उनकी नज़र अनजाने में उसी रास्ते की तरफ चली जाती जो गांव के बाहर जाता था। जैसे उनके दिल के किसी कोने में अब भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। उन्हें नहीं पता था कि उस रास्ते से एक दिन कौन लौटने वाला है, लेकिन वक्त चुपचाप अपनी कहानी लिख रहा था। और आने वाले दिनों में वही वक्त उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समय बीतता गया, लेकिन सीता और राधा की जिंदगी आसान नहीं हुई, बल्कि जैसे जैसे साल गुजरते गए, उनकी मुश्किलें और भी बढ़ती चली गईं। गांव में जीना वैसे ही आसान नहीं था, और जब किसी परिवार के पास पैसा या सहारा ना हो, तो लोग अक्सर उसे कमजोर समझने लगते हैं। सीता पहले से ज्यादा थकने लगी थीं। दिन भर मजदूरी करने के बाद भी जो पैसा मिलता वो बस घर का गुजारा करने के लिए ही काफी होता था। कई बार ऐसा भी होता कि काम ही नहीं मिलता। ऐसे दिनों में सीता देर शाम तक घर के बाहर बैठी सोचती रहती कि अगले दिन चूल्हा कैसे जलेगा। राधा अब पूरी तरह अपनी माँ का सहारा बन चुकी थीं। वो सुबह जल्दी उठकर घर के काम करतीं, फिर गांव की कुछ औरतों के कपड़े सिलने का काम भी करने लगी थीं। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी हालत बहुत ज्यादा नहीं सुधर रही थी। समस्या तब और बढ़ रही जब गांव का एक दबंग आदमी, जिसका नाम भानु प्रताप था, उनकी जिंदगी में परेशानी बनकर सामने आने लगा। भानु प्रताप गांव का एक ताकतवर आदमी था। उसके पास जमीन भी थी, पैसा थे और लोग उससे डरते भी थे। धीरे धीरे उसने गांव के कई गरीब लोगों की जमीन अपने कब्जे में कर ली थी। एक दिन उसकी नज़र सीता के छोटे से घर पर पड़ी। उस घर की जमीन भले ही बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन गांव के किनारे होने की वजह से उसकी कीमत बढ़ने लगी थी। भानु प्रताप ने मन ही मन सोच लिया कि किसी भी तरह ये जमीन भी उसके हाथ लगनी चाहिए। पहले उसने मीठी बातें करने की कोशिश की। एक दिन वो सीता के घर के बाहर आया और बोला, देखो सीता, तुम्हारी हालत तो मैं समझता हूँ। अगर तुम चाहो तो ये जमीन मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें थोड़ा पैसा दे दूंगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। सीता ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये घर मेरे बच्चों की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकती। भानु प्रताप के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन के बाद उसका रवैया बदलने लगा।
कभी वो अपने लोगों को भेजकर सीता को डराने की कोशिश करता, कभी गांव में उनके बारे में गलत बातें फैलाने लगता। राधा को भी कई बार रास्ते में ताने सुनने पड़ते। एक दिन तो हद ही हो गई। भानु प्रताप के दो आदमी सीता के घर के सामने आए और जोर से बोले, अगर 1 महीने के अंदर ये जमीन खाली नहीं हुई तो हम खुद इसे खाली करा देंगे। ये सुनकर राधा घबरा गई। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। सीता बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनके दिल में डर साफ महसूस हो रहा था। उस रात दोनों बहुत देर तक सो नहीं पाईं। घर के अंदर अंधेरा था और बाहर हल्की हवा चल रही थी। राधा धीरे से बोली, माँ, अगर उन्होंने सच में हमारा घर छीन लिया तो हम कहाँ जाएंगे? सीता कुछ पल चुप रहीं, फिर उन्होंने धीरे से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं किसी को ये घर नहीं लेने दूंगी। लेकिन उनके मन में भी एक डर था। गांव में भानु प्रताप का सामना करना आसान नहीं था, और अब सीता और राधा की जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। गांव में भानु प्रताप की धमकियां अब धीरे धीरे हकीकत बनती जा रही थीं। पहले वो सिर्फ डराने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने सीता और राधा पर खुलकर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। गांव के लोग सब कुछ देख रहे थे, मगर कोई खुलकर उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दोपहर का समय था। आसमान में धूप तेज थी और गांव की गली में सन्नाटा सा था। राधा घर के बाहर आंगन में कुछ काम कर रही थीं और सीता अंदर चूल्हे के पास बैठी थीं। तभी अचानक गली में शोर सुनाई देने लगा। भानु प्रताप अपने 3-4 आदमियों के साथ वहां आ गया था। उसके चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान थी। उसने चारों तरफ देखा और जोर से बोला, सीता, बहुत हो गया। आज आखिरी बार कह रहा हूं, ये घर खाली कर दो। राधा घबराकर खड़ी हो गई। सीता भी बाहर आ गई। सीता ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा है, ये घर नहीं छोड़ूंगी। भानु प्रताप का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, अगर ये लोग खुद नहीं जाएंगे तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। उसके आदमी आगे बढ़ने लगे। राधा डरकर अपनी मां के पास खड़ी हो गई। उसी समय दूर से अचानक एक गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई दी। गांव की गली में शायद ही कभी ऐसी आवाज सुनाई देती थी, इसलिए आसपास के लोग अपने घरों से बाहर झांकने लगे। कुछ ही पलों में एक पुलिस की जीप उस गली में आकर रुकी। जीप से एक अधिकारी उतरा। उसकी वर्दी चमक रही थी। कंधे पर सितारे साफ दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक सख्त आत्मविश्वास था। गांव के कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, लगता है कोई बड़ा पुलिस अफसर आया है। वो अधिकारी सीधे भानु प्रताप की तरफ बढ़ा। गहरी और सख्त आवाज में उसने पूछा, यहां क्या हो रहा है? भानु प्रताप पहले तो थोड़ा चौंका, लेकिन उसने तुरंत अपने अंदाज में जवाब दिया, कुछ नहीं साहब, बस हमारा थोड़ा सा जमीन का मामला है। अधिकारी ने चारों तरफ देखा। उसकी नजर कुछ पल के लिए सीता और राधा पर भी पड़ी। उनके डरे हुए चेहरे देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी भावुकता झलकी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। फिर उसने भानु प्रताप से कहा, किसी को डराना या जबरदस्ती घर खाली करवाना कानून के खिलाफ है। भानु प्रताप ने थोड़ा हंसने की कोशिश की। साहब, आप शायद मुझे नहीं जानते। अधिकारी की आवाज इस बार और सख्त हो गई। और शायद तुम मुझे नहीं जानते, पुलिस अफसर ने बोला। गली में खड़े लोगों के बीच अचानक खामोशी छा गई। अधिकारी ने अपने साथ आए पुलिसकर्मियों की तरफ देखा और बोला, अगर यहां किसी को धमकाया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भानु प्रताप के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। उसने समझ लिया कि इस बार मामला आसान नहीं है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और बोला, ठीक है साहब, आज के लिए जा रहा हूं। फिर वो अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। गली में खड़े लोगों ने राहत की सांस ली। सीता और राधा अब भी वहीं खड़ी थीं। उनके चेहरे पर डर के साथ साथ राहत भी थी। वो अधिकारी कुछ पल तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर वो सीता के पास आया और शांत आवाज में बोला, अगर कोई आपको परेशान करे तो सीधे थाने में शिकायत कीजिए। सीता ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद साहब, अगर आप नहीं आते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। अधिकारी ने बस हल्का सा सिर हिलाया। राधा भी उस अधिकारी को ध्यान से देख रही थी। उसे लग रहा था कि इस आदमी के चेहरे में कुछ अलग सा अपनापन है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी क्यों। अधिकारी ने ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा। वो वापस अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। जीप में बैठने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर उस छोटे से घर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी भावना थी, जैसे वो उस घर को बहुत अच्छे से पहचानता हो। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजर हटा ली। जीप स्टार्ट हुई और धीरे धीरे गांव की गली से बाहर निकल गई। सीता और राधा बस ये सोच रही थीं कि आज एक अनजान पुलिस अधिकारी ने उनकी बड़ी मदद कर दी। उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो कोई अनजान इंसान नहीं था। वो वही लड़का था जो कई साल पहले इसी घर से एक सपना लेकर निकला था, अर्जुन। लेकिन अभी वो अपनी पहचान छुपाकर ही रहना चाहता था,
क्योंकि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली शुरुआत तो अब होने वाली थी। पुलिस अधिकारी के उस दिन आने के बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति जरूर हो गई थी, लेकिन भानु प्रताप के मन में गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने किसी ने आकर उसकी बात काट दी हो। गांव में उसकी दबंगई सालों से चल रही थी, लोग उससे डरते थे, उसकी बात मानते थे। लेकिन अब पहली बार किसी ने खुलेआम उसे रोक दिया था। उस रात भानु प्रताप अपने आंगन में टहल रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने एक आदमी से कहा, एक पुलिस अफसर आया, उस सबको लगा कि अब वो यहाँ का मालिक बन गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये गांव किसका है। उसके आदमी चुपचाप खड़े थे। भानु प्रताप ने धीरे से कहा, अगर सीता और उसकी बेटी को यहां से हटाना है तो हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे कोई हमें रोक ना सके। अगले कुछ दिनों तक गांव में सब सामान्य दिखने लगा। सीता और राधा भी ये सोचकर थोड़ा निश्चिंत हो गईं कि शायद अब भानु प्रताप उन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन भानु प्रताप चुप बैठने वालों में से नहीं था। एक शाम जब राधा बाजार से घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे भानु प्रताप के दो आदमी मिल गए। उन्होंने जानबूझकर रास्ता रोक लिया। उनमें से एक ने रास्ता रोकते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे राधा, इतनी जल्दी किस बात की है? राधा थोड़ा घबरा गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उस समय रास्ते पर ज्यादा लोग नहीं थे। दूसरा आदमी आगे बढ़ा और बोला, अपनी माँ से कह देना, भानु प्रताप जी का धैर्य अब खत्म हो रहा है। अगर जमीन नहीं दी तो अच्छा नहीं होगा। राधा डर के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे जाने दीजिए। लेकिन वे दोनों जानबूझकर रास्ता रोके खड़े रहे। उसी समय गांव के मुख्य रास्ते से एक पुलिस की जीप गुजर रही थी। उस जीप में वही पुलिस अधिकारी बैठा था। वो पास के कस्बे में एक सरकारी बैठक से वापस थाने की तरफ लौट रहा था। जैसे ही जीप उस गली के पास से गुजरी, उसकी नजर अचानक उस तरफ पड़ी। उसने देखा कि दो आदमी एक लड़की का रास्ता रोके खड़े हैं और वो घबराई हुई दिखाई दे रही है। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। जीप वहीं रुक गई। अधिकारी तेजी से नीचे उतरा और सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगा। अधिकारी ने सख्त आवाज में पूछा, यहां क्या हो रहा है? दोनों आदमी घबराकर पीछे हटने लगे। उनमें से एक बोला, नहीं साहब, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। अधिकारी की नजरें तेज हो गईं। उसने कहा, रास्ता रोककर किसी को डराना, ये बात करना नहीं कहलाता। दोनों गुंडे समझ गए कि मामला बिगड़ सकता है। उन्होंने जल्दी से रास्ता छोड़ दिया और बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। राधा ने राहत की सांस ली। अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी आपको परेशान करे तो तुरंत हमें बताइए। राधा ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। लेकिन भानु प्रताप ये सब दूर से देख रहा था। अब उसके मन में ये साफ हो गया था कि ये पुलिस अधिकारी बार बार उसके रास्ते में आ रहा है। अगले दिन उसने सीधा थाने जाने का फैसला किया। वो अपने कुछ लोगों के साथ थाने पहुंचा और वहां बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वही अधिकारी अंदर आया। भानु प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, साहब, लगता है आपको हमारे गांव की बहुत चिंता हो गई है। अधिकारी ने उसकी तरफ बिना किसी डर के देखा और बोला, जहां कानून तोड़ने की कोशिश होगी वहां पुलिस जरूर पहुंचेगी। भानु प्रताप की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने थोड़ा झुककर कहा, साहब, गांव के छोटे मोटे मामलों में ज्यादा दखल देना कभी कभी ठीक नहीं होता। अधिकारी की आवाज इस बार और भी सख्त हो गई। और लोगों को डराना, उनकी जमीन छीनना, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। भानु प्रताप समझ गया कि सामने खड़ा आदमी डरने वाला नहीं है। उसने जाते जाते कहा, देखते हैं साहब, ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। अधिकारी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, जहां तक कानून जाएगा वहां तक। भानु प्रताप वहां से चला गया, लेकिन अब यह साफ था कि यह टकराव यहीं खत्म होने वाला नहीं है। गांव में अब एक अदृश्य लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ था भानु प्रताप, जो अपनी ताकत और खौफ के दम पर सब कुछ हासिल करना चाहता था, और दूसरी तरफ था वो पुलिस अधिकारी जो चुपचाप बिना अपनी असली पहचान बताए हर गलत चीज के खिलाफ खड़ा हो रहा था। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये अन्याय और न्याय के बीच की लड़ाई बनने वाली थी। भानु प्रताप और उस पुलिस अधिकारी के बीच शुरू हुई टकराव की आग अब धीरे धीरे पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग खुलकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन सब समझ रहे थे कि अब गांव में कुछ बड़ा होने वाला है। भानु प्रताप को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि गांव में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस बार सामने खड़ा इंसान सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं था, बल्कि वो किसी भी कीमत पर अन्याय को खत्म करने का फैसला कर चुका था। एक शाम गांव के चौपाल के पास अचानक पुलिस की कई गाड़ियां आकर रुकीं। लोग हैरान होकर अपने घरों से बाहर निकल आए। पूरे गांव में हलचल मच गई। कुछ ही पलों में वही पुलिस अधिकारी गाड़ी से उतरा। उसके साथ कई पुलिसकर्मी भी थे। सीधे गांव के बीचों बीच खड़े होकर उसने ऊंची आवाज में कहा, भानु प्रताप कहाँ है?
यह खबर सुनते ही भानु प्रताप अपने घर से बाहर आया। उसके चेहरे पर पहले की तरह आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने घमंड को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो आगे बढ़कर बोला, साहब, ये सब क्या हो रहा है? अधिकारी ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। आज उस आदमी का खेल खत्म होने वाला है जिसने सालों से इस गांव के लोगों को डरा कर रखा है। इतना सुनते ही गांव के कई लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर अधिकारी ने अपने साथ आए पुलिसकर्मियों को इशारा किया। एक पुलिसकर्मी ने कुछ कागज आगे बढ़ाए। अधिकारी ने सबके सामने कहा, भानु प्रताप पर अवैध जमीन कब्जाने, लोगों को धमकाने और कई गैर कानूनी कामों के सबूत मिल चुके हैं। अब कानून अपना काम करेगा। भानु प्रताप के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबरा कर कहा, यह सब झूठ है, आपने जरूर किसी की बातों में आकर। भानु प्रताप के इतना कहते ही पुलिसकर्मियों ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए। गांव के लोग ये सब देखकर एकदम से चकित रह गए। जो आदमी सालों से सबको डराता था, आज वही खुद कानून के सामने खड़ा था। भानु प्रताप ने आखिरी बार छूटने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका कोई आदमी आगे नहीं आया। अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, बहुत सालों तक तुमने लोगों को डरा कर रखा, अब कानून तुम्हें जवाब देगा। पुलिसकर्मी उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। गांव के लोग पहली बार बिना डर के ये सब देख रहे थे। कुछ लोगों के चेहरे पर राहत थी, कुछ के चेहरे पर विश्वास। भानु प्रताप को पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया। जैसे ही गाड़ी गांव से बाहर जाने लगी, पूरे माहौल में एक अजीब सी शांति फैल गई। सालों से जो डर गांव के लोगों के दिलों में था, वो जैसे धीरे धीरे खत्म होने लगा। और उस दिन गांव के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि अन्याय कितना भी मजबूत क्यों न लगे, एक दिन उसका अंत जरूर होता है। उन्हें यह अभी भी नहीं पता था कि ये सब करने वाला पुलिस अधिकारी उनके ही गांव का वो खोया हुआ बेटा है, जिसकी असली पहचान अभी सामने आनी बाकी थी। भानु प्रताप की गिरफ्तारी के बाद गांव का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। जो लोग पहले डर के कारण चुप रहते थे, अब खुलकर एक दूसरे से बातें करने लगे थे। कई लोग उस पुलिस अधिकारी की बहादुरी की चर्चा कर रहे थे, जिसने इतने सालों से गांव में चल रहे अन्याय को खत्म कर दिया था। लेकिन सीता और राधा के मन में एक अलग ही भावना थी। वे उस अधिकारी के लिए बहुत आभारी थीं। अगर वो समय पर नहीं आता तो शायद उनकी जिंदगी पूरी तरह बिखर जाती। एक शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंग चुका था। गांव के किनारे वही छोटा सा घर था जिसके आंगन में सीता और राधा चुपचाप बैठी थीं। उसी समय दूर से एक पुलिस की जीप धीरे धीरे उस घर की तरफ आती हुई दिखाई दी। जीप आकर घर के सामने रुकी, दरवाजा खुला और वही पुलिस अधिकारी नीचे उतरा। सीता और राधा तुरंत खड़ी हो गईं। सीता ने विनम्रता से कहा, साहब, आपने हमारे लिए जो किया है उसके लिए हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। अधिकारी कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी नजर उस घर की दीवारों, आंगन और दरवाजे पर घूम रही थी, जैसे वो इन सबको बहुत पहले से पहचानता हो। फिर वो धीरे धीरे सीता के करीब आया। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? सीता और राधा दोनों एकदम चौंक गईं। सीता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अधिकारी की आंखों में हल्की नमी थी। उसने धीरे से कहा, मैं अर्जुन हूं। कुछ पल के लिए जैसे समय ही रुक गया। सीता की आंखें फैल गईं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राधा भी पत्थर के जैसे खड़ी थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, माँ, उसी रात जब मैं घर से गया था, मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक कुछ बन नहीं जाऊंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। उसकी आवाज भर्राने लगी। मैं शहर चला गया। वहां एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम किया। दिन में काम करता था और रात में पढ़ाई। कई साल तक यही चलता रहा। फिर धीरे धीरे पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने आगे कहा, मेरे शिक्षकों ने मेरी मदद की। मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और आखिरकार मैं पुलिस सेवा में चुन लिया गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मेरी पहली पोस्टिंग का आदेश मिला और मैंने गांव का नाम देखा तो समझ गया कि शायद ऊपर वाले ने मुझे आप दोनों के पास वापस भेज दिया है। अब सीता के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से अर्जुन के चेहरे को छुआ। मेरा बेटा, सच में तू ही है? अर्जुन ने सिर झुका दिया। अगले ही पल सीता ने उसे कसकर गले लगा लिया। राधा भी रोते हुए अपने भाई से लिपट गई। सालों का दर्द, इंतजार और यादें सब उसे एक पल में जैसे बहकर बाहर आ गईं। गांव की हवा में उस शाम एक नई कहानी जन्म ले रही थी। वो कहानी जहां एक खोया हुआ बेटा
आखिरकार अपनी माँ के पास लौट आया था। उस दिन के बाद सीता के छोटे से घर की खामोशी हमेशा के लिए बदल गई थी। कई सालों तक जिस घर में सिर्फ इंतजार और चिंता का माहौल रहता था, अब वहां खुशी और सुकून लौट आया था। अर्जुन के वापस आने की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोगों को जब ये पता चला कि वही पुलिस अधिकारी जिसने भानु प्रताप के अत्याचार को खत्म किया था, उसी गांव की सीता का बेटा है, तो हर कोई हैरान भी था और गर्व भी महसूस कर रहा था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, देखा, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। अर्जुन अब सिर्फ एक बेटे के रूप में नहीं लौटा था, बल्कि वो अपने गांव के लिए उम्मीद बनकर लौटा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। गांव के लोग अर्जुन से मिलना चाहते थे। चौपाल के पास सब इकट्ठा हुए। सीता और राधा भी वहीं खड़ी थीं। अर्जुन ने लोगों की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहा, मैं इसी गांव में बड़ा हुआ हूं। मैंने अपनी मां को संघर्ष करते देखा है और मैं जानता हूं कि इस गांव में अभी भी बहुत से लोग मुश्किलों में जी रहे हैं। लोग ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। अर्जुन ने आगे कहा, अब मेरा कर्तव्य सिर्फ कानून की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि इस गांव में किसी को भी डर या अन्याय के साथ जीना ना पड़े। उसकी बात सुनकर गांव के लोगों के चेहरे पर विश्वास दिखाई देने लगा। सीता थोड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर गर्व और सुकून दोनों था। कई सालों का इंतजार आज पूरी तरह खत्म हो चुका था। राधा भी अपने भाई को देखकर खुश थी। अब उनके घर का माहौल भी बदलने लगा था। टूटी दीवारों की जगह धीरे धीरे मरम्मत होने लगी। आंगन में फिर से पौधे लगाए गए। घर में हंसी की आवाजें वापस आने लगीं। एक शाम का समय था। आसमान